हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के एवरग्रांडे क्राइसिस के बारे में। एवरग्रांडे ग्रुप चाइना का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है और ये ग्रुप फिलहाल एक फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। अभी इन्हें और भी ज्यादा फंड्स की जरूरत है अपने इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स और अपने लेंडर्स को पैसे वापस करने के लिए। और ये क्राइसिस का स्केल जो है वो इतना बड़ा है कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। तो आइए जरा इस एवरग्रांडे क्राइसिस को और समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा हम सबसे पहले ये जान ले कि आखिर ये एवरग्रांडे ग्रुप काम क्या करता है, इसका ओरिजिन क्या है। देखिए, ये एवरग्रांडे ग्रुप ने शुरुआत की 1996 में और इनका बिजनेस उस वक्त था बॉटल्ड वाटर सेल करने का। लेकिन उसके बाद चाइना के रियल एस्टेट बूम से ये एवरग्रांडे ग्रुप ने प्रॉपर्टी मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट को एंटर किया और आज ये चाइना के सबसे बड़े रियल एस्टेट फर्म्स में गिना जाता है। इनफैक्ट ये ग्रुप इतना बड़ा है कि चाइना का जो सबसे टॉप प्रोफेशनल सॉकर टीम है ग्वांगजू, उसका भी ये एवरग्रांडे ग्रुप ओनर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको रियल एस्टेट फर्म समझने के लिए एक इंडियन पैरेलल चाहिए तो आप डीएलएफ के बारे में सोच सकते हैं, पर इसका स्केल उससे भी बड़ा है। तो प्रॉपर्टी प्राइसेस का जो एक सर्ज हुआ चाइना में, जो कि कोविड के बाद पोस्ट पैंडेमिक फेज में देखा, तो उसमें भी इस फर्म को काफी फायदा हुआ। बट प्रॉब्लम ये रहा कि इस फर्म ने, ऑल्दो ये एक बहुत बड़ी फर्म है और इसने रियल एस्टेट मार्केट को काफी बड़ी तरीके से कैप्चर किया हुआ है, पर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसने एक बहुत बड़ा डेट, एक बहुत बड़ा उधार इकट्ठा कर लिया। तो 250, चाइना के 250 सिटीज में होने के बावजूद भी आज ये ग्रुप इतने बड़े क्राइसिस में इसलिए है, उसका कारण है कि उसने एक बहुत ही बड़ा सा डेट इकट्ठा किया है। तो अभी प्रॉब्लम पर्टिकुलरली कहां से शुरुआत हुई कि चाइनीज रेगुलेटर्स क्रैकडाउन करने लगे ऐसे प्रॉपर्टी डेवलपर्स पे जिन्होंने मार्केट से बहुत ज्यादा हाई बोरोइंग की हुई है। और अगर आप देखना चाहे तो इस कंपनी के लाइबिलिटी बर्डन अराउंड 3 बिलियन प्लस डॉलर्स में है। और कंपनी ने ये भी चाहा कि वो अपने कुछ एसेट सेल करके, अपने कुछ बिजनेस सेल करके अगर अपने डेट को चुका सके। बट प्रॉब्लम ये है कि जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें, ऑल्दो कोविड के इनिशियल पीरियड के बाद वहां पे एक अपसर्ज आया था, एक सर्ज आया था, बट अभी फिर से उसमें स्लो डाउन आ चुका है। नए घरों की डिमांड में टेपरिंग हो चुकी है। तो इसकी वजह से कंपनी ज्यादा अपने कुछ एसेट्स भी सेल आउट नहीं कर पाई। इसकी वजह से उसके क्रेडिट रेटिंग्स, उसके शेयर प्राइस काफी गिर चुके हैं और उनके पास बहुत बड़े पैमाने पर अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, अनफिनिश्ड सप्लाईज का एक ढेर बन चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी अभी किस तरह के क्राइसिस से गुजर रही है। शुरुआत एक क्राइसिस की तभी हो जाती है जब चाइनीज गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि हम ऐसे रियल एस्टेट ओनर्स या रियल एस्टेट डेवलपर्स को क्रैक डाउन करेंगे जिन्होंने मार्केट से बहुत ज्यादा डेट इकट्ठा किया हुआ है, और तभी उनके रडार में ये एवरग्रांडे ग्रुप आ जाता है। तो क्या इस एवरग्रांडे ग्रुप की वजह से या इस एवरग्रांडे ग्रुप के डेट क्राइसिस का इम्पैक्ट चाइना के पूरे इकोनॉमी पे पड़ने वाला है? क्या ये एक सिस्टमिक रिस्क बनने वाला है? देखिए, चाइना ने जब कोविड की शुरुआत हुई थी और जब कोविड को सबसे पहले कंट्रोल में लाया था, ऑल्दो उसकी शुरुआत भी चाइना से हुई थी, बट चाइना ने कोविड को बहुत जल्दी कंट्रोल में ले आए थे। और चाइना की जो इकोनॉमिक रिकवरी थी वो भी सबसे फास्ट हुई कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ओवरऑल अगर कोई भी इंडस्ट्री चाइना की इम्पैक्ट होती है तो ऑफ कोर्स उसका तो एक सिस्टमिक इम्पैक्ट बाकी पूरे विश्व में रहने वाला ही है। दूसरा बात यह है कि मिड 90s में चाइना में जो प्रॉपर्टी बूम हुआ था, उसके बाद ऑलमोस्ट जो 3/4 हाउस होल्ड्स है चाइना के,
उन्होंने अपना वेल्थ, अपना पैसा लगाया हुआ है इस रियल एस्टेट सेक्टर में। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3/4 हाउस होल्ड्स का वेल्थ इस रियल एस्टेट सेक्टर में जमा पड़ा है, और यहाँ पे एवरग्रांडे ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है इन द रियल एस्टेट सेक्टर, तो इस ग्रुप में आने वाला कोई भी क्राइसिस इन 3/4 हाउस होल्ड्स जो चाइना के हैं जिन्होंने अपना वेल्थ लगाया है, इन पे भी इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि China's extended property boom that started in the mid 1990s has now ensured that nearly 3/4 of the country's household wealth is locked up in the housing sector। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्राइसिस का कितना बड़ा एक सिस्टमिक रिस्क एक्चुअली है। तो ग्लोबल मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, देखिए जैसे ही इस एवरग्रांडे ग्रुप के शेयर्स नीचे गए, वर्ल्ड के 500 रिचेस्ट लोगों ने 135 बिलियन डॉलर्स कंबाइंड गवाया या लूज किया। इम्पैक्ट इसका इंडिया में भी पड़ा, पर्टिकुलरली इंडिया के मेटल वाले सेगमेंट पे, मेटल इंडस्ट्री के सेगमेंट में। जैसे कि आप आयरन और एक्सपोर्ट्स की बात अगर करें तो रियल एस्टेट में आयरन, स्टील, इन चीजों का भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसे जो कंपनीज इंडिया में हैं जो इन चीजों को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, तो उन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलरली जो मेटल सेगमेंट है, जिसमें इनिशियली तो इस साल के शुरुआत में एक सर्ज रहा था, बट वो अभी एक स्लो डाउन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आयरन और एक्सपोर्ट में भी एक स्लो डाउन एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो ग्लोबली भी इस चीज का इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं, और पर्टिकुलरली इंडिया में ये आयरन और मेटल सेगमेंट में इसका इम्पैक्ट है। तो चाइनीज गवर्नमेंट का इस पे अभी तक क्या स्टैंड रहा है, देखिए चाइना के गवर्नमेंट ने अभी तक तो इस कंपनी को बचाने के लिए, इस डेट क्राइसिस से उसे बचाने के लिए कोई भी मेजर्स या कोई भी इंटरवेंशन अनाउंस नहीं किया है। इसका एक कारण ये है कि चाइना की गवर्नमेंट जब भी आप किसी बड़े बैंक को या किसी बड़े फर्म को एक गवर्नमेंट आके सेव करती है ऐसे डेट क्राइसिस से, तो जो मार्केट में सेंटिमेंट जाता है वो ये होता है कि ओ माय गॉड, दिस बैंक और दिस कंपनी वाज टू बिग टू फेल। इसे तो गवर्नमेंट फेल होने दे ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसका तो एक बहुत बड़ा सिस्टमिक इम्पैक्ट हो जाता। बट ये जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो ऐसा कोई सिग्नल नहीं भेजना चाहती कि कोई कॉरपोरेट ऐसा है दैट इज टू बिग टू फेल। अगर आप फिस्कल डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते तो आपके लिए फेलियर इनएविटेबल है। तो चाइना की गवर्नमेंट फिलहाल शायद कुछ ऐसा स्टैंड ले रही है कि अगर इन शॉर्ट टर्म हम इस कंपनी को इस क्राइसिस से नहीं बचाते हैं, तो कुछ शॉर्ट टर्म स्पिल ओवर इफेक्ट्स होंगे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में। लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में कंपनीज को ये समझ में आएगा कि आपको एफिशिएंटली काम करना है, आपको अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज करना है, और इस तरह से एक बहुत बड़े डेट को अमास नहीं करना है। तो ये जो गवर्नमेंट का नॉन इंटरवेंशन है, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि इट विल इंप्रूव द प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट एंड एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो दोस्तों, ये था शॉर्ट में आपके लिए एक ब्रीफ वीडियो इस एवरग्रांडे क्राइसिस को लेकर। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि आखिर ये एवरग्रांडे क्राइसिस है क्या। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।